नमस्कार, डेमोक्रेटिक डायलॉग में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पर पूरे देश को नाज है और इनकी पहचान देश के सबसे ईमानदार और कर्मठ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की है। हमारे साथ जनरल वीके सिंह हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओपिनियन पोस्ट में। आजकल बहुत चर्चा चल रही है कश्मीर को। लोगों को लगता है कि एक तरफ से विरोध भी हो रहा है, पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल चला गया, प्लस कांग्रेस पार्टी का एक अलग रुख है। देश के अंदर में जो लेफ्ट लिबरल एक सेक्शन है, वो लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसको वापस लिया जाए। एक सवाल जो पूरा देश जानना चाहता है कि क्या ये जो सरकार ने फैसला लिया है वो इरिवर्सिबल है या इस पे कोई आफ्टर थॉट्स किए जा सकते हैं? सरकार का फैसला अटल, उसका कारण जो चीज़ देश के लिए हितकारी है उसको आप कैसे बदल सकते हो? जिस चीज़ के लिए आप 70 साल से इंतज़ार कर रहे थे, जो चीज़ अस्थाई थी, जो हमारे संविधान के अंदर अस्थाई रूप में रखी गई थी, उसको आप कैसे अब कहोगे कि हम इसको दोबारा लाएंगे? और एक चीज़ को याद करिएगा, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। कश्मीर के अंदर हम जीत रहे थे, कबायलियों को खदेड़ दिया गया था। उन्होंने जो दुर्दांत चीज़ें की थी, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ से बहनों को और बेटियों को उठा के जिस तरह से ले गए थे, जिस तरीके से बारामूला के अंदर 7 दिन तक कत्ले आम चला, वो सब याद करने की चीज़ है। और उसके बाद भारतीय सेना ने उनको खदेड़ना शुरू किया। एक दिन नेहरू जी को लगा कि उनको विश्व स्तर में एक शांति दूत के नाम से जाना जाए। उन्होंने अनाउंस किया, हम अपनी सेना यहीं पर रोकते हैं। किसी को नहीं पता था, किसी से सलाह नहीं ली उन्होंने, सेना रुक गई। उस समय हम इस स्थिति में थे कि हम बाकी हिस्सा जम्मू और कश्मीर का ले सकते थे, लेकिन रोक दिया गया, मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया। ज़रूरत क्या थी? सिर्फ ये कि हम शायद सबसे बड़े एक शांति दूत नेता के नाम से जाने जाएं। जो फैसला हुआ संयुक्त राष्ट्र के अंदर, उसके ऊपर भी नेहरू जी की छाप है। उसका कारण है, जब लाल चौक पर वो गए भाषण देने के लिए, सेनाएं रुक गई थीं, जब वो भाषण देने के लिए गए तो उससे पहले उन्होंने शेख अब्दुल्ला को कहा कि रायशुमारी होनी चाहिए, प्लेबिसाइट होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो यूएन का ये फैसला नहीं है, ये नेहरू जी ने खुद अपने आप अनाउंस कर दिया था। तभी मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर भी यूएन के फैसले पर भी उनकी छाप है। तो उन्होंने कहा कि, तो शेख अब्दुल्ला ने उनको कहा कि देखिए, महाराजा ने जो एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट साइन किया है उसमें कहीं प्लेबिसाइट है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो वो बोले नहीं, पर होना चाहिए। तो शेख अब्दुल्ला ने उनको कहा कि देखिए, अगर प्लेबिसाइट या रायशुमारी की बात होती है, वो जनप्रतिनिधि, क्योंकि वो जनता की आवाज़ है, वो बताएंगे, ये बाहर से नहीं थोपा जा सकता। उनका अच्छा सोचते हैं। जब उन्होंने भाषण शुरू किया तो उन्होंने जैसे राय बोला, पीछे से शेख अब्दुल्ला जी ने उनकी शेरवानी को खींचा। उन्होंने ऐसे करके उन्होंने कहा कि रायशुमारी होनी चाहिए। अब बताइए, आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर रायशुमारी नहीं है। 500 से ज़्यादा रियासतें जो भारत के अंदर विलय कर गई, उनके अंदर रायशुमारी नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्या उनके दिमाग के अंदर आया? और ये रायशुमारी का जब शब्द इस्तेमाल हो गया प्लेबिसाइट का, तो यही 1949 के कराची एग्रीमेंट के अंदर आ गया। सिर्फ इसके अंदर एक संयुक्त राष्ट्र ने बड़ी बुद्धिमानी से एक चीज़ रखी। उन्होंने कहा कि सेनाएं हटाई जाएंगी, भारत की नहीं, पाकिस्तान की। कबायलियों को हटाया जाएगा और 10 साल के उपरांत जब पूरा कंट्रोल जम्मू और कश्मीर सरकार का हो, उसके बाद प्लेबिसाइट किया जाएगा। तो कहाँ रहा प्लेबिसाइट?
ना तो उनकी सेनाएं गई, ना उनके लोग बाग जो आके बस गए वो गए। तो ये सारा का सारा एक ढकोसला है। तो कहने का मतलब ये कि जो ये पूरा मामला उलझा है, नेहरू जी ने एक तो प्लेबिसाइट की बात की और दूसरा उनके ही बिल्कुल दबाव की वजह से हमने आर्टिकल 370 को जो है अपने संविधान में उसके डाला। बाद 370 के अंदर लाए हम। जब उन्होंने कहना शुरू किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये अलग वो है, इसको अलग दर्जा होना चाहिए, यहाँ पे प्लेबिसाइट होना है, तब ये अस्थायी तौर पे लाया गया। आज जब हम ऐसे मौके पर हैं जबकि 1949 एग्रीमेंट और प्लेबिसाइट का कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि वो शर्तें पूरी नहीं हुई, तो प्लेबिसाइट शब्द तो गया ना, रायशुमारी खत्म हो गई। 1972 के अंदर आपने क्या फैसला किया शिमला एग्रीमेंट में कि बस इशू ये मामला द्विपक्षीय है, बाइलैटरल है, सिर्फ दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। इसके अंदर सिर्फ हमने एक चीज़ और जोड़ी है, क्योंकि जब वाजपेयी जी लाहौर गए एक लाहौर डिक्लेरेशन चला जिसमें शांति की बातें, आपसी मतभेदों को सुलझाने की बात की गई। तो अब हम कहते हैं शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन, इन दोनों चीज़ों के लेकर हम बातचीत करेंगे। तो इसमें कहाँ गुंजाइश है बदलाव की, कहाँ ये अपना ज़बरदस्ती लोग बाग में देखता हूँ मुझे हंसी आती है और कुछ एक तरह से कहिए गुस्सा भी आता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो किस कारण से, वो कारण खैर पता चल जाएगा, किसने उनको चाबी लगाई है, उस चाबी के अंदर क्या था जिससे कि उसमें एक एयर मार्शल हैं, एक मेजर जनरल हैं, खैर उनकी स्थिति सबको पता है, कोई उनका औचित्य नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। लेकिन वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा है कि किसी को अगर कहा जाए कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं तो शायद वो उस कैटेगरी में आएंगे। अब ये जो लोग जैसे जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये लोग तो गए ही, बहुत सारे लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए और एक तरह का ये कहा जा रहा है कि ये जो तरीका जो सरकार ने अपनाया आर्टिकल 370 को हटाने का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? हालांकि ये तो लग गया है और उसके पक्ष में भी बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन कहीं पे एक जिस तरह का एक वातावरण जो सोशल मीडिया के जरिए बनाया गया है, उसे लोगों को कुछ डाउट्स होने लग गए। वो खीर खाने को नहीं मिली तो कहेंगे खीर भी खराब थी, थाली भी खराब थी। दिक्कत ये है, वो चाहते थे कि श्रेय भी उनको मिले, वो चाहते थे कि हालात भी खराब रहें, उसका कोई उपचार ना हो, उनके अंदर इसको उपचार करने की हिम्मत नहीं थी। अब जब हो गया तो कहीं ना कहीं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोगों का की बातचीत से उनके अगर उनको फॉलो करें सोशल मीडिया में, तो ऐसा लग रहा था कि सरकार ने जब फैसला ले लिया तो उनको उम्मीद थी कि फ्राइडे प्रेयर्स के दिन जो है कुछ बवाला मचेगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर उनको लगा कि भाई बकरीद के दौरान कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। मुझे एक चीज़ बताइए कि एक सवाल जो बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रही है, आपके पास ज़्यादा इसके बारे में जानकारी, आप कश्मीर के रग रग से आप वाकिफ़ हैं, ये जो लोग कह रहे हैं कि देयर इज़ अ लल बिफोर द स्टॉर्म, वो वाली स्थिति है। क्या लगता है कि कश्मीर में हमने जिस तरीके से सेनाओं को भेज करके और जिस तरह से कर्फ्यू लगाया, ये एक थोड़ा सा हार्ड फैसला हो गया, या फिर आपको लगता है कि ये मसला जो है कि ये जो है इसको जो है हम लोग कंटेन करने में सफल रहेंगे? देखिए मनीष जी, हार्ड फैसला नहीं है। कश्मीर की एक खासियत है और मैंने कई जगह पर यह कहा है। लॉरेंस साहब ने किताब लिखी थी वेल ऑफ कश्मीर, 130 साल पुरानी। उस किताब के अंदर उन्होंने कश्मीर की बहुत चीज़ों के बारे में लिखा है, बहुत। अब मैं कहता हूँ कि अगर आप जहाँ पर एक समय पर मैं था अवंतीपुर के ऊपर पहाड़ी इलाके में, वहाँ पर बैठकर जहाँ से पूरा पीर पंजाल दिखाई देता है, अगर आप बैठे और सूर्य अस्त हो रहा है, जब पूरी की पूरी रोशनी पहाड़ के ऊपर पड़ती है, तो जो रंग उन्होंने 130 साल पहले बोले थे आज भी दिखाई देते हैं। उन्होंने एक चीज़ और कही, उन्होंने लोगों के बारे में भी बातचीत की। एक पूरा चैप्टर कश्मीर के लोगों के ऊपर डिवोटेड है। उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीरी अफवाहों में विश्वास ज़्यादा करता है और अफवाह फैलाने के अंदर आगे रहता है।
और उसके बाद उन्होंने मजाक में कहा कि इसीलिए शायद इनके घर में ज़्यादा खिड़कियां होती हैं। मजाक था उनका, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है और इसलिए इस चीज़ को ऊपर काबू करना बहुत ज़रूरी था। जो लोग अब तक कश्मीर को लूटते रहे हैं वो नहीं चाहते कि 370 अनुच्छेद जाए। उनके लिए खुला एक रास्ता था लूटने का। जो लोग कश्मीर की भलाई नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि जो इतना अच्छा कदम सरकार ने लिया गया है उसकी सब जगह प्रशंसा हो, जो चाहते हैं कि किसी तरह कुछ विरोध हो ताकि उनको वोट मांगने के लिए एक कटोरा मिल जाए। एक विवाद भी हुआ था जब ये बात सामने आई थी कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी, खास करके कांग्रेस के दौरान, यूपीए सरकार के दौरान, वो इस तरह के जो लोग जो वहाँ पे हिंसा भड़काते हैं, जो पूरा फंड करते हैं पत्थरबाजी और इस सब चीज़ों को, उनको शायद बाकायदा दिल्ली से एक प्रोटेक्शन टाइप का मिला हुआ था, उनको बाकायदा आर्थिक सहायता दी जाती थी। कि क्या सच्चाई है इस पूरे आरोप की? देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं मनीष जी कि मैं बहुत खुलकर नहीं बोल सकता। कारण उसका ये है कि उस समय की है जबकि मैं किसी चीज़ के अंदर बंधा हुआ था। लेकिन मैं 2-4 चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ। कश्मीर की समस्या है कि हमारी पॉलिसीज़ कभी एक सार नहीं चली। जैसे कि साइन वेव होती है ना ऊपर नीचे, उनके अंदर बदलाव आता रहा और वो बदलाव, उस बदलाव के अंदर कुछ लोगों को इनाम दिया जाता था, कुछ लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था। ये सोचा जाता था कि शायद ये कश्मीर के अच्छाई के लिए काम करेंगे और इसके लिए उनकी देखभाल की जाती थी। मुझे बताइए, अलगाववादियों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, क्या आपको पता नहीं था? क्या आप उनको रोक नहीं सकते थे? हर साल वो पाकिस्तान दूतावास के अंदर जाकर अच्छा खाना खाते थे, उनकी सेवा होती थी, उनके साथ संपर्क होता था, उनको आगे कुछ करना उसके लिए उनको बताया जाता था। क्या आप रोक नहीं सकते थे? क्यों नहीं रोकते? कुछ हो सकता था। क्यों नहीं रोकते थे? मैंने कहा ना कि एक कभी पॉलिसीज एक साथ चली नहीं, किसी को पता नहीं थी कि करना क्या है। अब जब आप कहीं पर खो जाते हैं तो क्या होता है, आप चारों तरफ हाथ पैर मारते हैं ना, वो हालत थी। और मैंने जिस तरह से आप कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद, मैंने उनके पूरे भाषणों को मैंने सुना, चाहे राज्यसभा में और या मीडिया में जो उन्होंने दिया, उनकी भाषा और सेपरेटिस्ट लोगों की भाषा में कोई खास फर्क नहीं है। दिक्कत मनीष जी ये है, कश्मीर के अंदर जब भी कभी किसी पार्टी की या किसी नेता की स्थिति नीचे होती है तो वो अलगाववादी भाषा का प्रयोग करता है। और आज से नहीं है। मिर्ज़ा अफजल बेग इतने ऊंचे कद्दावर नेता थे, उनके सुपुत्र भी बाद में एमपी बने। वो अपने भाषणों के अंदर एक जेब से हरा रुमाल निकालते थे, एक जेब में से सेंधा नमक की डली निकालते थे, देखो पाकिस्तान। वैसे वो कांग्रेसी थे, कांग्रेस को भी सपोर्ट करते थे, एनसी के अंदर भी थे। अब वो क्या हो रहा है, ये सब लोग अलगाववादी भाषा बोलते हैं जब इनकी स्थिति कमजोर होती है। आप पीडीपी को देख लीजिए ना, सेम चीज है, बिल्कुल सही। और वो इसलिए कि लोगों को भड़काओ, अफवाहें फैलाओ, लोगों को गलत चीजें बताओ और उनका वोट लेकर उसके बाद उनको लूटो। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आम कश्मीरी इस चीज को कभी समझ नहीं पाया। क्या अभी समझ पाएंगे जो सरकार ने बदलाव किया है? बताना पड़ेगा। और मुझे आशा है। मैं क्यों कहता हूं कि मुझे आशा है? पिछले जब पंचायत इलेक्शन हुए थे, उमर साहब की सरकार थी, इलेक्शन हो गए, मुझे बहुत से लोगों के, आम कश्मीरी के फ़ोन आते थे कि जी पंचायत तो बन गई पर इनको कुछ हक तो मिलना चाहिए। मतलब कोई फंड नहीं आता? कुछ नहीं, कोई हक नहीं था उनको। ऐसा क्यों? कभी उनके यहाँ जनतंत्र रहा ही नहीं। वो जनतंत्र सिर्फ अपनी पार्टी की सरकार बनाने के अंदर रहा। वो जनतंत्र सिर्फ
केंद्र से पैसा लेकर अपने इस्तेमाल के लिए रहा, पंचायतों को कुछ नहीं मिला। क्या इसमें अब कुछ बदलाव आया है? आएगा अब, ओके। अब आएगा। और मुझे याद है मैंने उमार साहब से पूछा था, मैंने कहा आप इनको हक क्यों नहीं देते? कहते हमारे एमएलए नहीं मानते। मतलब कि सारे पैसे जो है एमएलए अपने पास लेकर के वो चट कर मतलब जाते हैं। क्या बताऊं आप? तो ये एक विसंगति है, और इस विसंगति को जब दूर किया जाएगा, और इसलिए मैं कहता हूं जब पंचायतों को हक मिलेगा, जब आम आदमी को पता चलेगा कि उसकी ताकत क्या है, उसका विकास होगा, उसके इलाके में वो सब कुछ चीजें आएंगी जो आज तक नहीं आई। जब उन सब समुदायों को वो हक मिलेंगे जो आज तक उनको नहीं मिले, अपने आप चीजें ऊपर जाएंगी। एक जब कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो एक इसका एक जो प्लेयर इसमें जो है वो पाकिस्तान भी है। आप सेनाध्यक्ष रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी को भी जानते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को भी जानते हैं। लेकिन जब पिछली सरकार में आप विदेश मंत्री थे तो बहुत ऐसे काम हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान जो ग्लोबल लेवल पे जो है बिल्कुल आइसोलेट हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की तरफ से एक लगातार प्रोपेगेंडा हो रहा है और वहाँ एक मांग की जा रही है कि भाई पाकिस्तान को अब कुछ न कुछ एक्शन लेना होगा, पाकिस्तान जो है वो हाथ पे हाथ धर कर खड़ा नहीं रह सकता है और एक मूक दर्शक नहीं बन सकता है जो कश्मीर में हो रहा है। तो क्या जिस तरीके से ग्लोबल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को जो बिल्कुल एक तरह से रिजेक्ट किया है, क्या स्थिति ऐसी बनी रहेगी? क्या पाकिस्तान आइसोलेट होता रहेगा? ऐसी स्थिति बनी रहेगी। जितना वो ज़्यादा चिल्लाएंगे उतनी स्थिति मजबूत होगी उनको अलग करने की। देखिए, पाकिस्तान का कश्मीर में क्या है? अगर वो ये कहते हैं कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था हमारा, तो क्या वो जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको लेने को तैयार हैं क्या? वैसे ही उनका दिवाला निकला हुआ है। और वैसे भी तो पाकिस्तान जो कश्मीरियों की मदद करने की बजाय तो वो तो वहाँ के जितने जो आतंकी संगठन हैं, उन्होंने कश्मीर के अंदर आतंक फैलाकर, डर फैलाकर, लोगों को पैसे और हथियार देकर उनको आगे करने का काम सिर्फ इसलिए किया कि भारत के खर्चा बढ़ता रहे, भारत की सेनाएं बंधी रहें, और भारत को जिसको कहते हैं कि 100 कट्स वाला जो एक स्ट्रेटजी थी वो चलती रहे। क्या था ऑपरेशन टोपैक जिया का? यही था। मुशर्रफ ने क्यों कारगिल के अंदर दिक्कत पैदा की? वो वहाँ की लाइन ऑफ कंट्रोल हमेशा से तो कुछ नहीं होता था, लेकिन उन्होंने की क्योंकि वो चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से भारत को बांधा जाए, किसी न किसी तरीके से भारत की प्रगति को रोका जाए। अभी क्या स्थिति है जो पाकिस्तान की आर्मी, जो वहाँ की इकॉनमी और वो जो हालत है उसमें, क्या वो वॉर को अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत एक पूरा वर्ग है जो कह रहा है कि भाई इसका एक चीज़ को समझिए, अगर कश्मीर की समस्या ख़त्म हो गई, अगर वहाँ पर जो गोलियाँ चलती हैं वो बंद हो गई, अगर उसके अंदर पाकिस्तान की हस्तक्षेप करने के रास्ते बंद हो गए, तो उनके जो फौज का इतना बड़ा रुतबा है वो ख़त्म हो जाएगा, जॉबलेस हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। जो आज वो ये कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री होगा या ये प्रधानमंत्री होगा, वो मामला ख़त्म। इसलिए वो कुछ ना कुछ शरारत के ऊपर उतारू रहते, करने दो उनको शरारत। जिस तरीके से चीज़ें हैं आज दुनिया के अंदर, मैं ये मानता हूँ कि वो लड़ाई के अंदर जो चाहिए साधन, जो चाहिए जिस तरीके से इकोनॉमिक एक बैकबोन चाहिए, वो नहीं है, और उससे बहुत नुकसान होने का अंदेशा है। अगर वो चाहते हैं अपना नुकसान कराना, पहले भी करा चुके हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से भारतीय सेनाएं इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। मैं एक सैनिक होने के नाते ये कहूँगा, कोई सैनिक लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए नहीं कि उसको डर लगता है, उसको डर नहीं लगता, लेकिन वो अपने पीछे वाले लोगों के बारे में सोचता है, पूरे देश के बारे में सोचता है, क्योंकि उसमें सबका नुकसान होता है, आर्थिक स्थिति का नुकसान होता है। जो लोग उसमें है नहीं, उनको उनके भी गोला गोली लगती है,
लेकिन यही चीज़ दूसरी तरफ भी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि विवेक ये कहता है शांति से बैठे, अपनी चीज़ का जायज़ा लें, अपनी स्थिति सुधारें और सेनाओं को कहें कि थोड़ा सा अपना रुतबा नीचे लाओ। लेकिन जिस तरह का टेम्पर ये लोग दिखा रहे हैं, जो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, एक चीज़ मैंने लोग जानना चाहते हैं कि भाई कितना इजीली हम लोग विल बी एबल टू सॉर्ट देम आउट। जब मौका आएगा तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ हो सकता है और मुझे पूरा भरोसा है भारत की सेनाओं पर कि उनका पराक्रम, उनका शौर्य, उनका विवेक, उनकी कार्यकुशलता, ये सब पाकिस्तान से बहुत अच्छी। अब एक जो अगले मुद्दे पे हम आते हैं कि पिछली सरकार में सुषमा जी विदेश मंत्री थी, उनके साथ आप राज्य मंत्री थे, वो हमारे बीच नहीं है। एक तो आप दोनों ने ही इनफैक्ट विदेश मंत्रालय को जो है आपने लोगों के घरों तक पहुंचा दिया और बहुत ज़्यादा आशाएं जो है विदेश मंत्रालय से लोगों की हो गई थी। और जिस कदर आप लोगों ने 5 साल जो है लोगों की एक ट्वीट के ऊपर, एक मैसेज के ऊपर आपने बिल्कुल जो मदद की लोगों की, वो बिल्कुल सराहनीय है। और मुझे लगता है कि इसमें सुषमा स्वराज का एक बहुत अहम रोल रहा। कैसे उनको याद करते हैं आप? देखिए, मैं सुषमा जी से 1977 से परिचित हूँ, लेकिन जितना गहराई से मैंने इन 5 वर्षों में देखा उतना पहले नहीं जाना था। उनके अंदर सबसे बड़ी खूबी थी, वो समझती थी कि एक राजनीतिज्ञ को जनता के साथ कैसे जुड़ना। उनको पता था कि क्या चीज़ ऐसी है जो जनप्रतिनिधि को जनता तक लेकर जाती है। और इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने की विदेश मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय को सूट बूट से उतारकर गली के अंदर लोगों तक पहुंचा दिया। विदेश मंत्रालय का कोई काम नहीं था जनता के साथ, कोई काम नहीं। आज तक कभी कोई इंटरेक्शन जाता था, कोई दूतावास के अंदर बाहर खड़े हो जाओ, कोई मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सब बड़े साहब थे वहाँ पर। उन्होंने उनको जनप्रतिनिधि के रूप में इस्तेमाल किया ताकि लोगों की समस्याओं को देखा जा सके। एक विश्वास जो उन्होंने हमारे सभी भारतीयों को और प्रवासियों के अंदर भरा कि भारत की सरकार अपने भारतीय की सेवा के लिए, अपने भारतीय की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी और अग्रणी रहेगी। अब कोई भी देख लीजिए, चाहे लोगों को मुश्किल इलाकों से निकालने का काम हो, चाहे किसी विद्यार्थी की कोई दिक्कत हो, चाहे किसी परिवार की कोई दिक्कत हो, चाहे कोई किसी जहाज में फंस गया हो, कहीं भी। दूसरी चीज़ उन्होंने जो है इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि विदेश मंत्रालय जनता में कैसे यहाँ पर पहुँचे, और वो पासपोर्ट सेवाओं के द्वारा हमने किया। कहाँ 77 थे, आज 500 के करीब। सब जगह जो उसमें जो हमारे कानून बने हुए थे उनके अंदर संशोधन किया ताकि एक सामान्य व्यक्ति को दिक्कत न हो। और इसीलिए आज आप देखते हैं कि जिस चीज़ में पहले किसी ज़माने में लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे, वो ढूंढता था। उदाहरण के तौर पर एक क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए बिल्कुल, तो किसी दलाल को पकड़ता था, किसी को पकड़ता था। पूरा बिना बिचौलिए के बनता ही बन सकता ही नहीं था। आप प्लेन पेपर के ऊपर लिख के दीजिए, सरकार आप पर विश्वास करती है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और मैं पूरी दाद देता हूँ सुषमा जी की। तीसरी उनके अंदर खूबी क्या थी, उनका बर्ताव सबको परिवार की तरह रखने का था। तो विदेश मंत्रालय को उन्होंने एक परिवार की तरह रखा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने दी। अगर कोई दिक्कत थी तो उसका उपचार किया गया, अगर किसी समस्या थी किसी की, उसको ठीक करने की कोशिश की। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और अब जो हमारे विदेश मंत्री उन्होंने उनके नीचे काम किया, तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि उन्होंने जो उस समय देखा उसको वो याद करके उन अच्छी चीज़ों के ऊपर ज़रूर अमल करते रहेंगे। एक
उस दौरान जो सबसे बड़ी बात जो हुई, जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ, कि देश का जो है मंत्री जो है वॉर जोन में चला जाए अपनी जान की कीमत लगाकर, उसके बारे में बताइए कि ये फैसला कब और कैसे आपने लिया? देखिए, ये फैसला जब सुषमा जी और प्रधानमंत्री जी की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि किसी की मंत्री को भेजना चाहिए। तो सुषमा जी ने मुझे कहा कि आप चले जाइए, वैसे 2 जहाज हमने मस्केट के अंदर रखे हुए हैं, एक जिबूती का इलाका है, आप देख लीजिए दोनों में से कहाँ जाना है। मैंने कहा कि मैडम मैं जिबूती जाऊँगा, वहाँ से नज़दीक पड़ता है और वहाँ पे फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ पहुँचते ही मैंने दूसरे दिन उनको फ़ोन किया। सुबह मैंने कहा कि आप वो दोनों जहाज़ों को जिबूती भेज दीजिए। जिबूती में हमने बातचीत की, छोटा उनका हवाई अड्डा है ताकि हमारे दोनों जहाज़ वहाँ पे रुक सकें। उसके लिए जो भी पैसे देने उसका बंदोबस्त करा लिया गया और फिर सिलसिला शुरू हुआ। मैंने कहा जी आप हमको इजाज़त दिलवाइए ताकि हमें समय मिले जिसमें हमारे जहाज़ जा सकें, क्योंकि वहाँ पे तो हवाई हमले हो रहे थे। तो उन्होंने सऊदी अरेबिया में विदेश मंत्री से बात की, हमारे दूतावास ने वहाँ पर बात की और हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजा से बात की और हमको बताया गया कि हम आपको रोज़ बताएंगे कि समय, वो हमने फिर उसका समन्वय किया। जिस दिन हमारी पहली फ़्लाइट चली तो मैं देखने के लिए आया कि जा रहे हैं और मेरे मन के अंदर एक ख्याल आया, अगर आप ज़मीन पे नहीं जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा क्या माहौल। अब ये गलत सिखलाई फौज के अंदर मिलती है कि जब तक आप ज़मीन पे चीज़ें देखोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो हमारे एम्बेसडर साथ में थे, तो संजय वर्मा, तो मैंने कहा संजय मैं जा रहा हूँ। बोले सर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं फ़्लाइट के साथ जा रहा हूँ। बोले सामान? मैंने कहा नहीं देखते, शायद शाम तक वापस आ जाए, मुझे पता नहीं वहाँ पे हालात क्या हैं, एक बार जाऊँगा तो पता चलेगा। उतरने के बाद जिस तरीके से वहाँ का सना का हवाई अड्डा था तहस नहस हो रखा था, जिस तरीके से हमारे लोगों के पास कोई साधन नहीं था आने का, जिस तरीके से वहाँ पे भीड़ थी जिसके लिए छोटे छोटे बच्चे भी थे और वहाँ पे कुछ नहीं था हवाई अड्डे पर, और सामान भी लोग साथ में लेकर सामान, तो वो देख के मुझे लगा कि मुझे वहाँ पे रुकना चाहिए। ओके। और मैंने सुषमा जी को नहीं बताया कि मैं रुका हूँ। एक तो पहले तो वहाँ से कोई साधन नहीं था, मैंने आपने बताया नहीं कि आप वहाँ पे हैं। मैंने नहीं बताया कि मैं सना जा रहा हूँ, नहीं मैंने उनको बताया कि मैं रुक रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि कोई ना कोई अड़चन आ सकती है, तो पहले कर लो उसके बाद उस चीज़ को। बिल्कुल वॉर जोन भी था, शायद आपको मना कर दी होती कि भाई आप मत जाइए, फिर वो दिक्कत होती। और मैं गया, फिर वहाँ पे हमने हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश की। एक होटल मिला जिसमें 5 भारतीय स्टाफ था, तो हमने कहा भी कमरा दे दोगे? उन्होंने कहा जी खाली पड़ा ले लीजिए। तो सामान था नहीं, वही कपड़े रात को धोए सुखा दिए। उनका जी यहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी रहती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे नींद आ जाएगी। रात को उसने फायर फूर भी किया। सुबह फिर दोबारा सबके साथ मिलकर चीज़ें ठीक की। उस दिन जो है एक हूती कमांडर जो कि वहाँ पर था एयरपोर्ट पर, उसने कहा मुझे आपसे बात करनी है। उसने मुझे पूछा कि आप कौन हैं, क्या है? मैंने बताया। उसने कहा कि हमारी खबर के अनुसार आपको किडनैप करने की कोशिश चल रही है वहाँ। तो मैंने कहा कौन है? तब मुझे पता लगा कि वहाँ पे 6 अलग अलग ग्रुप थे, कौन किसके साथ लड़ रहा है पता ही नहीं चल रहा। जिसमें अलकायदा भी था, उसमें हूती भी थे, उनके भी 2 फैक्शन थे, उसमें हाजी साहब के भी 2-3 फैक्शन थे। तो एक बड़ा अजीब सा माहौल था। तो उसकी सलाह ये थी कि मेरा उस दिन रात को वहाँ पे रुकना ठीक नहीं। तो फिर मैं उस दिन आखिरी जो फ़्लाइट थी हमारी जो निकली उससे वापस आया और फिर मैं रोज़ सुबह पहले उससे जाता था और आखिरी से आते थे। लेकिन उसमें एक और बात हमारे सामने आई थी कि एक बार कुछ ऐसा हो गया था कि आपके फ़्लाइट को जो है वो उतरने नहीं दिया जाता क्योंकि बमबारी हो रही। वो आखिरी दिन की बात है। क्या हुआ? आखिरी दिन जो है, जो हमको
समय की विंडो दी गई थी, उन्होंने समय तो दे दिया था, लेकिन उस समय हवाई हमला चल रहा था और उस दिन निकालने के लिए हमको 3 जहाज की आवश्यकता थी, परमिशन सिर्फ 2 की थी। तो मैंने कहा कि तीसरे को भी लेके चलो। उसको हमने जो कॉल साइन दिया वो था जो हमने पहले दिन इस्तेमाल किया था, बाकी जो 2 थे उनके कॉल साइन अलग थे। ओके। तो वो पहले गए, उनके सबसे आखिर में हम थे, और उस दिन कुछ यमन के लोगों को हम अपने जहाज़ों में बैठा कर ले गए थे। तो हर एक जहाज़ के अंदर हमने अलग अलग करके डाले थे, किसी में 20 थे, किसी में 25 थे, किसी में 40 थे, और ताकि सबके अंदर बराबर रहें। तो जब हमारा कांटेक्ट हुआ एटीसी के साथ, तो उसने कहा जी अभी तो कोई आपके आने के वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हवाई हमला चल रहा है। अच्छा, बाकायदा वहाँ पे हवाई हमला चल रहा है? हवाई हमला चल रहा था। तो अच्छा। उसको जो हमारा जो स्टाफ था, तो उनका सर क्या करना है? मैंने कहा ये चलता रहता, कोई ऐसी चीज़ें मिलिट्री में होती रहती हैं। मैंने कहा जरा एटीसी को कांटेक्ट करो, उधर जेड्डा को कांटेक्ट करो। बोले कि भाई हमें तो परमिशन मिली हुई है उतरने की, आप अपने हवाई जहाज़ों को वापस बुलाएं। तो हमारे पहले जहाज़ के पास मेरे ख्याल से 10 मिनट का समय था उतरने के लिए, तब वो जहाज़ वापस हुए। हम उनके पीछे थे, हमको एटीसी जो है बार बार कह रहा था कि आपको परमिशन नहीं। परमिशन नहीं। तो पायलट परमिशन नहीं है तो वो मुड़ता था, मैं उसको फिर दोबारा मुड़ने के लिए कह देता था। तो ये सिलसिला चलता रहा और आखिर में मैंने कहा इसको बोलो कि हमारे जहाज़ के अंदर यमनी बैठे हुए, हम वापस नहीं जा सकते। तो उसने कहा कि कितने लोग हैं? तो मैंने कहा हमारे जहाज़ के अंदर 20 लोग हैं। बोले वो तो बहुत कम है। मैंने कहा बाकी उसके अंदर भी हैं। तो बोले मैं सोच के बताता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब कोई जवाब नहीं आया, मैं उसको कहा उसको बोलो जो भी वहाँ पे फ्यूल का खर्चा है, जो पार्किंग फीस है, वो पैसे हमारे पास हैं। पैसे नहीं थे। फिर अच्छा, हमें लेना नहीं था। अब ये उस टाइम मन के अंदर जो चीज़ आई बोल दी। तो वहाँ पे जब ये बताया कि पैसे तो हमारे पास है, हम क्या कहते हैं कौन देगा तुमको पैसे? तो 10 मिनट तक शांति रही। तब तक हमने कहा चलते जाओ। फिर उसने कहा ठीक है, अब लैंड कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। तो वो 3 जहाज हमारे उतरे और उसके बाद हम कोई भारतीय हमने वहाँ पे नहीं छोड़ा जो जिनको हम एयरपोर्ट तक लाए थे, और सबको हम लेकर आए। आपको तो बहुत सारे देशों ने भी कांटेक्ट किया था। अमेरिका ने भी कहा कि भाई कि वो अपने लोगों को निकाल नहीं पा रहे हैं। 48 देश के नागरिकों को हम निकाल कर लाए। तकरीबन 2000 के करीब लोग थे, 5000 अपने थे, 2000 बाहर के थे। तो 48 इसमें यूएस भी था, यूके भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, जर्मनी भी था। इनके सबके जितने भी नागरिक हैं उनके नागरिक थे। एक और मुद्दा जो अभी बहुत ज़्यादा अखबारों में है कि जो लोग अभी हज से लौट रहे हैं वो काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि इस बार जो है वहाँ के जो इंतज़ाम जो हुए वो बहुत ही अच्छे थे। बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये पूरी बदलाव के पीछे जो है, जो हज का जो पूरा जो व्यवस्था जो वहाँ हुई है नए ढंग से, उसके पीछे आपकी योजनाओं ने है, आपका जो है, आपके पूरे प्रयास से जो है ये सब हुआ है। ये कैसे बदलाव हुआ? क्योंकि मुझे ये पता है कि पहले जो हज का जो पूरा जो सिस्टम था उसमें एक माफिया, एक रैकेट की किस्म का जो है काम करते थे लोग। बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भाई हज तो करना तो ठीक है, एक तो बहुत ही अच्छा काम है, दूसरा कि उन लोगों को लगता था कि ये पचड़ा इतना ज़्यादा होता था कि लोग बिल्कुल ही त्रस्त थे। आपकी बात सही है। 2014 का जो हज था वो सुषमा जी ने उसको देखा और उसमें समस्याएं हमारे सामने आई पहले साल। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको देखिए। तो उनके साथ बैठकर हमने इसको ठीक करने की कोशिश की ताकि हर चीज़ एक तो पारदर्शी हो, दूसरा जो माफिया का जैसे जैसे हमको पता चलता गया हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई घुसा हुआ था। तो उसको कैसे ठीक किया जाए उसको थोड़ा समय लगा। 16 का हमने किया। 16 के बाद का जो
हज है वो भी हमने किया, लेकिन चला गया था वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के पास। लेकिन क्योंकि समय जिस तरह से गया था तो वो हमको करना पड़ा, और हमने कोशिश की कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जिससे लोगों को सहूलियत हो, जिससे लोगों को आसानी हो, जिससे लोगों की कुछ ज़्यादा ना देना पड़े, ऐसी चीज़ें उसके अंदर डाली जाएं। और यही चीज़ें जिन लोगों ने माइनॉरिटी अफेयर्स से देखी, और इसमें मैं नकवी साहब की भी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने भी बहुत ज़ोर लगाकर उसके बाद के जो हजों के अंदर जो जो संशोधन आते गए, इन चीज़ों को उन्होंने और आगे बढ़ाया। और आज अगर हाजी खुश होकर आते हैं तो दिल खुश होता है कि चीज़ें अच्छी हुई। वहाँ रहने का इंतज़ाम बिल्कुल अलग हो गया। फिर प्लस आप वो जो सामान वामान को लेकर के जो पहले दिक्कतें होती थी, तो उन सब में भी काफ़ी बदलाव आया है। दिक्कत क्या है, हमारा जो हाजी जाता है ना, उसकी मानसिकता अलग है। मैंने वहाँ पे देखा, इंडोनेशिया से आते हैं, एक तरह के उनके बैग होते हैं, सब चीज़ें उनकी व्यवस्थित हैं। हमारे यहाँ कई तो बदमाश भी होते हैं, जो जिनको बोला जाता है कि तुम ये ले जाओ, गुटखा ले जाओ, गुटखा बेच देना वहाँ पर, उसके बड़े पैसे मिलेंगे, उससे तुम अपना कुछ सामान खरीद लेना। वो बोरी के अंदर सामान बांध करके ले जाते हैं। बड़ा मुश्किल था लोगों को कन्विंस करना कि भाई साहब ये बोरी बोरी छोड़ दो, आपको सस्ते दाम के ऊपर अच्छी, अब वो अगर उस बैग की कैपेसिटी मान लीजिए 80 केजी है, अगर उसके अंदर 150 केजी डाल देगा वो तो टूटेगा ही, तो टूटेगा वो। बिल्कुल। तो ये हमारी एक बड़ी भारी दिक्कत है। अच्छा, हमारा जो आदमी है उसको गुमराह करने वाले बहुत हैं। वो हमारा आदमी कहता है जी खाना भी मैं खुद बनाऊंगा अपना। अरे भाई आपको तो उसके लिए वहाँ जाऊंगा, वहाँ पे मुझे किचन चाहिए, मैं खाना खुद बनाऊंगा। बड़ी एक अजीबोगरीब चीज़ है। हमने कोशिश की कि भाई देखिए वहाँ पर सऊदी सरकार नहीं चाहती कि कोई आग की घटना हो, खाना नहीं बना सकते आप। तो जैसे जैसे चीज़ें आती गई वैसे वैसे उनको शामिल करके चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश की है। थोड़ा सा उनकी मनोवृत्ति लोगों की चेंज करने की भी कोशिश की है, ताकि लोग बाग ठीक तरीके से जाएं और वहाँ पर ईमानदारी से काम हो, अच्छा काम हो, हाजी को भी अच्छा लगे, और जो लोग जाते हैं काम करने के लिए उनको भी अच्छा लगे। अब मोदी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में आपको एक अलग जिम्मेदारी दी गई है, और ये ऐसी जिम्मेदारी है जिसके ऊपर भारत का जो है भविष्य जो है टिका हुआ है। क्योंकि हिंदुस्तान कहीं पीछे हट जाता है, हम वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते, चाहे वो बिजनेस हो, हर चीज़ में। वो बिकॉज कि हमारे पास अच्छी सड़कें नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब लोगों की तो उम्मीद जगी है कि भाई एक तो गडकरी साहब एक तो फास्ट काम करने वाले हैं, और उसके साथ आप जो है इस मंत्रालय से जुड़कर, तो ये मुझे एक देश की जनता को बताइए कि क्या हम अपेक्षा करें कि अगले 5 सालों में जो है हम बिल्कुल एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएं जिसमें हम कह सकें कि हमारा जो सड़कें जो हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चीन से कम नहीं है। देखिए, इन पिछले 5 सालों में जैसा काम नितिन जी ने और उनकी टीम ने किया था, उसकी उनको सबसे बधाई मिली। सब ने उनकी पीठ थपथपाई, सब लोगों ने सराहा है, सब लोगों ने सराहा उसको। और उनके काम करने का जो तरीका, बहुत इनोवेटिव तरीके से वो सोचते हैं, और उन्होंने कोशिश की कि गति भी बढ़े, उस सड़क की को अच्छी भी बने, और हर चीज़ को आगे बढ़ने के अंदर आसानी हो। तो कई तरह के मॉडल ट्राई किए गए, अभी भी एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, क्योंकि जो बजट का जो प्रावधान है वो नाकाफ़ी है हर चीज़ को करने के लिए। आज अगर हमारे पास प्रोजेक्ट हैं 15 लाख करोड़ के, तो उतने 15 लाख करोड़ बजट नहीं दे सकता आपको। सही बात है। तो वो 15 लाख करोड़ आएंगे कहाँ से? उसके लिए एक अलग सोच से आपको साधन जुटाने पड़ेंगे, और गडकरी जी के अंदर ये सक्षमता है। हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी आए, क्योंकि एग्रीगेट जो पत्थर है वो बहुत जगह नहीं मिलता। पूरे असम में आपको पत्थर नहीं मिलता, आप कहाँ से लाएंगे? आप इंपोर्ट तो नहीं करेंगे ना पत्थर। बिल्कुल नहीं।
तो वो कैसे करेंगे आप फिर रोड अपनी कैसे बनाएंगे? तो आपको रोड बनाने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपको एक नए तरीके से नई टेक्नोलॉजी से रोड बनानी पड़ेगी अलग अलग इलाकों में, अलग 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 इलाकों में। तो इसके ऊपर काफ़ी विचार विमर्श हो रहा। गडकरी जी की कई इसके ऊपर उन्होंने कई निर्णय भी दिए हैं, और कोशिश हमारी ये है कि एक्सीडेंट कम हो, रोड अच्छी बने, रोड ज़्यादा बने, और जो पूरा का पूरा प्रावधान है जो कि अब मोटर व्हीकल एक्ट जो पास हुआ है उससे लोगों को सुविधा हो। एक बात मैं, एक आम जनता की राय मैं आपको अवगत कराऊं कि ये ऐसा क्यों कि जो नेशनल हाईवेज बनते हैं और उसमें जो आसपास जो पेड़ लगाए जाते हैं उसमें हमेशा यूकेलिप्टस या बबूल या इस तरह के, क्या हम कभी ऐसा देख सकते हैं कि भाई हमारे नेशनल हाईवेज के आसपास जो अगल बगल है वो फल के जो है बदल रहा है? ये क्या होता है कि कई बार लोग बाग आसानी के लिए उस्सू बबूल का पेड़ लगा दिया, बड़ी जल्दी उगता है, या यूकेलिप्टस लगा, हाँ ये पेड़ दिख रहा है। ये अब चीज़ें बदल रही हैं। अब देसी चीज़ें, नीम है, दूसरी चीज़ें जो हमारा मूल पौधा है उनको लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि सब जगह उससे अच्छाई हो। एक और समस्या जो आपके मंत्रालय की है, जो मुझे लगता है कि पिछले टर्म में वो विपक्ष की वजह से पैदा हुई है कि आप तो रोड बनाना चाहते हैं लेकिन ज़मीन को लेने में समस्या बहुत भारी है। आज की तारीख में जितना पैसा आप लैंड एक्विजिशन के लिए लगाते हैं वो रोड बनाने से बहुत ज़्यादा है, और इसलिए जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो निकाला गया है उसके अंदर हम कहते हैं कि भाई ये प्रदेश की जिम्मेवारी है, आप हमको लैंड लेकर दीजिए, लेकिन लैंड लेने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। कोशिश की जा रही है कि रोड इस तरीके से हो जो उन इलाकों से जाएं जहाँ पे विकास नहीं हुआ है, जहाँ पे शायद ज़मीन की वैल्यू कम है। अब जैसे ये जो नया अलाइनमेंट चुना गया है दिल्ली मुंबई के लिए, यानी कि दिल्ली अलवर के पास से दौसा से होती हुई ये उन इलाकों में से जाएगी जो अब जिनमें विकास नहीं हुआ है, और इस पे जाने से आप 12 घंटे के अंदर दिल्ली से बम्बई पहुंच सकते हैं। रास्ता छोटा है लेकिन ज़मीन की कीमत भी इस रास्ते पर कम है। तो ये जब हम अलाइनमेंट बनाते हैं तो ये हमको देखना पड़ता है कि कहाँ पर हमको ज़मीन की वैल्यू आसानी से मिल जाए। ज़मीन की प्रॉब्लम है, और ख़ासकर जब से लैंड एक्विजिशन एक्ट पास हुआ है उसको भी अपनी पूरी ज़मीन का पैसा मिलना चाहिए। तो ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से लैंड एक्विजिशन के अंदर कम से कम पैसा लगे, कोई ऐसा तरीका निकले कि वहाँ पर। क्या सरकार इसमें कानून में कुछ बदलाव करने की सोच रही है? कानून में कोई बदलाव नहीं होगा। जो कानून जनता के लिए हितकारी है उसको कैसे बदला जा सकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गणेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। ओपिनियन पोस्ट और अच्छा चले। ये थे जनरल वीके सिंह, जिन्होंने बताया कि जो 370 का जो फैसला मोदी सरकार ने लिया है वो बिल्कुल अटल है। और दूसरी अच्छी बात जो उन्होंने बताई कि आगे आने वाले दिनों में, अगले 5 सालों में जो हिंदुस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास होने वाला है उसमें तकनीकी तौर पे जो है बिल्कुल एक रेवोल्यूशन आने वाला है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।